तो इस तरह से कई और तरीके से आप इनकम थोड़ी थोड़ी करके बना सकते हो। तो दिखने में है, लेकिन बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप ट्राई करो, आप आराम से जो आपका ओवरहेड है, काफ़ी सैलरी वगैरह एक दो बंदे की निकल जाएगी इस इनकम से। और दोस्तों सर ठाकुर, क्या रियल एस्टेट जो अपना बिजनेस है उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा इनकम आप कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो जो क्लाइंट आपसे घर ले रहा है वो आप पे बहुत विश्वास करता है, करोड़ों रुपए डाल रहा है, तो उसका लोन अगर आपसे कर ले, आप हर बैंक के साथ अपना जैसे उनके आप पार्टनर बन सकते हैं, या उसका कोड वो जनरेट कर देते हैं, कनेक्टर कोड बोलते हैं। चाहे HDFC ICICI बैंक, पहले मुझे 0.4% मिलता था, देन आपके टर्नओवर बिजनेस बढ़ते हैं तो आपको 0.8 तक 1% तक देते हैं। तो आप सोचिए 1 करोड़ का अगर कोई बंदा लोन ले रहा है तो सीधा आपको लगभग 40,000 मिनिमम है, 1 लाख मैक्सिमम है, और बीच का भी कहीं हो सकता है। तो इतना तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, ये किसी को पता नहीं है। और क्यों ना ले, क्योंकि आप थोड़ा सा उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए सर, अगर एक ही आदमी सब कोऑर्डिनेट करेगा तो इजी हो जाएगा। आप लोन ले रहे हैं, आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ का भी चेक करें, आप मेरे भी आदमी का चेक कर लें, आपको जहाँ फ़ायदा रहे करें। आपका प्रोसेस फीस कम करा दूंगा मैं थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और वो जो एजेंसी के साथ टाइप है वो लोग कर भी देते हैं, और घर बैठे आपको सर्विस मिलेगी। तो सब तो नहीं, पर 50% भी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको देखो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। जहाँ पे कोई नेगोशिएट नहीं होगा और एक आपकी रेवेन्यू एक अच्छा निकल जाएगा वहाँ से। दूसरी चीज़ है, अभी मैं एक बंदे से मिला, वो बंदे का कोई ऐसा ऐड नहीं करता है कि उसने 99 मैजिक ब्रिक, उसके पर्सनल रेफरेंस से बिजनेस होते हैं। ज़्यादातर NRI क्लाइंट हैं, वो उसके कहने से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास स्पेयर में पैसा होता है, इंडिया में ईजी लगता है उनके लिए कि पैसा बढ़ाना। तो वो उनके पैसे इन्वेस्ट कराता है, उसके बाद उस घर को रेंट पे देता है, उसके बाद जैसे कैपिटल गेन 2 साल का हो जाता है तो उसके बाद बेचने के लिए निकाल देता है। और उसके बीच में भी अगर कोई चाहे तो इंटीरियर का भी काम करता है। तो उसने बोला इस तरह से मेरे बहुत अच्छे मतलब हो जाते हैं, और ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज से भी ज़्यादा अगर इंटीरियर का काम हो जाए। मैंने कभी मतलब मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि देखिए हम लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, हम ये करते हैं, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक तो जब तक मैं खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेता कि इसका काम वाकई अच्छा है या वैल्यू फॉर मनी है, या जितना बोला था उससे ज़्यादा डिलीवर किया, तो ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं सच बताऊँ तो। पर उसने बोला कि ये किसी के ऊपर नहीं, खुद ही करता है, मतलब चाइना वगैरह से सारी चीज़ें वो मंगा लेगा। और जहाँ पे आपको 30 लाख का खर्चा है, बोला मैं 10 लाख में करके दे दूंगा आपको। चलो 50% में 50% पैसा बचता है। उसने अपने काम भी बताया कैसे हैं, स्पेशली जिसको रेंट पे देना है ऐसे। तो उसने बोला कि, तो मेरे दिमाग में आया कि ये भी एक है, क्योंकि आपसे घर खरीदा है तो वो क्यों नहीं चांस देगा, क्योंकि भरोसा ऑलरेडी है, नए आदमी से वो बात करने वाला है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है पेंटिंग का। तो पेंटिंग का इतना इजी है मेरे ख्याल से, जो भी पुराने ब्रोकर हो चुके हैं वो ये काम के लिए अपने पास ही सारा कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। स्पेशली अगर रेंट के लिए आपके पास 50-100 प्रॉपर्टी जिसको आप ही बार बार किराए पे चढ़ाते हैं, तो हर नया जब आता है किराएदार तो कम से कम वो एक बार डीप क्लीनिंग और वाइट वॉश या एक हाथ मार के देते हैं कि फ्रेश एक नया पेंटिंग हो जाए, वो लगता ही है। तो जो लगता है वो कम कीमत में होता है, लेकिन उसमें मार्जिन जो होता है 50% का होता है। वो खुद अपने आप भी पेंटर कोई ले ले और करे। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये नहीं कि अभी पीछे पड़ जाऊँ ज़्यादा ज़्यादा कितना उसका मैं पेंटिंग में भी कमा लूँ, उसको कितना ज़्यादा प्राइस करूँ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई पहली चीज़ है कि आप जाके पेंटिंग के 2-3 लोगों से बात कर लो। अगर वो 15 कह रहे हैं मैं 12 में कर दूंगा, 50 कह रहे हैं मैं 5 जो भी है उससे कम में कर दूंगा, तब मुझे काम देना। तो समझो जस्टिफाई कर रहे हो आप हर चीज़ का। मतलब जो भी मैंने बताया, लोन का भी मैं कहता हूँ कि आप चेक कर लेना, खाली मेरे भरोसे नहीं। अगर जिससे भी ले लेना कोट उसके बाद उससे कम में मैं आपको काम करके दे दूंगा। ये हो गया। इसी तरह से मेरे पास हर लोगों के कांटेक्ट रहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, फैब्रिकेशन वाला हो गया, और कई ऐसे कांटेक्ट रहते हैं जो लोग पुरानी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। लोग जब जाते हैं तो फिर उनके रेफ्रिजरेटर सोचते हैं वापस यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकालो, AC बिठाओ। तो वो काफ़ी ऐसे नहीं कि क्योंकि जल्दी में होता है ये डिसीज़न। तो मैंने देखा है कि अभी एक बंदा था, उसका जस्ट उसने 3 महीने और ब्रांड न्यू, वो इंडियन है बट वो फॉरेन में सेट हो गए, लेकिन कंपनी में किसी वजह से यहाँ आए, वो रह नहीं सकते, तो उन्होंने पूरा फर्नीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक सब नए और ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी के लिए, और 3 महीने बाद ही बेचने लगे। फिर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं किसको OLX पे डालूं, क्विकर पे डालूं, इससे अच्छा कोई है तो बता दो। तो वो कैसे आधे दामों में, मेरा एकदम बोलना रहता है कि भाई एक बार घर पे चीज़ आ गई तो सीधा 50% रेट में, क्योंकि ये बिजनेस है, मैं एंड यूज़र नहीं हूँ या जो बंदा देगा।
तो वो उठा लिया, तो 20,000 की चीज़ 10,000 में मिल गई। फिर ऐसे ही जब नया टेनेंट आता है तो वो बोलता है मुझे एक बेड दे दो, रेफ्रिजरेटर दे दो। मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पे भी लोग रेंट पे भी देने लगे हैं ये फर्नीचर की, अपने तरफ से ही दे दो, बार बार इन चीज़ों की डिमांड आती रहती है। अगर ऑफिस में से रख दिया तो ये भी एक आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम रियल एस्टेट के साथ साथ काम आप जनरेट कर सकते हो। इसके बाद जो होता है जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, या जो लीगल लॉयर है, अगेन उनको चॉइस दे दो, आपका कोई बंदा है तो उससे कर लो, नहीं तो फिर हमारे रेगुलर जो करते हैं, तो जो रेगुलर करता है अपन बल्क में काम देते हैं 10-20, तो डेफिनेटली आपको हर रेंटल पे 1,000 रुपये तो मिनिमम निकल सकते हैं। मतलब अब ऐसे नहीं कि सीधा कुछ भी बता दिया 10,000 रुपये 5 की जगह और 5 कमाए, तो वो नाम खराब हो जाएगा। एक ही उसको मैं फ़ायदा करके दे रहा हूँ, समझ रहे हो आप, कि बाहर कितने में दे रहा है, 15 में, तो ठीक है मैं आपको 14 में करके दूंगा। तो अपना लॉयर है, उसको आपने हमेशा का काम दिया है तो वो अपने रेगुलर 12 में ही कर देता है, तो आपके 1,000-2,000 बच गए। तो इस तरह से रेंटल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड, फिर कई बार काम में लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है, तो इन चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हो जाता है। उसके अलावा जब घर किसी का बिक जाता है तो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर नाम चेंज करना है, तो अगर वो खुद जाता है कोई बंदा तो उसमें काफ़ी उसको परेशानी होती है, 2-3 चक्कर मारने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो जल्दी होता नहीं है, बोलेंगे स्टैम्प पेपर पे ये लेके आओ, एनओसी लगेगा, तो अपना किसी से टाइप कर रखा है उस बंदे को दे दिया, तो 2-3 हज़ार उसमें ऐसे जो लोग बना रहे हैं। और ये कोई भी पैसा जो है, मैं तो कभी एक पैसा नहीं लेता हूँ इसका, बट जो बंदा कर रहा है अपने साथ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है तुम लोग रख सकते हो, तुमने मेहनत डाली है, किसी का टीवी है, किसी से बात करके आपस में सौदा करा दिया और 1,000-2,000 ले लिया, तो यार मुफ्त में तो कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, ये तुम करोगे नहीं। ये बंदे को पहले चॉइस दी, पहले तुम देख लो, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो बिजनेस है, बता के कर रहे हैं। तो इस तरह से कई और तरीके से आप इनकम थोड़ी थोड़ी करके बना सकते हो। तो दिखने में है, लेकिन बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप ट्राई करो, आप आराम से जो आपका ओवरहेड है, काफ़ी सैलरी वगैरह 1-2 बंदे की निकल जाएगी इस इनकम से। ये वीडियो कैसे लगा, ये जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ सब मेरे अनुभव के ऊपर आधारित होती है, कोई गूगल करके कट कॉपी पेस्ट नहीं होती है। तो कमेंट करिए अगर पसंद आया, और इसी तरह से कोई और वीडियो जिसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो आप लिखिए, मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।